साल 2009 की लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को 216 सीट्स मिलती है और बीजेपी को 116 सीट्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी से ये इलेक्शन जीत जाती है। That's brought back the Congress to power and its position of a national party after decades. The UPA was back for another 5 years and Manmohan Singh is only the second Prime Minister after Jawaharlal Nehru to stay in office after serving for a full 5-year term. लेकिन 5 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो कि इंडियन पॉलिटिक्स की शक्ल बदल के रख देता है। साल 2014 लोकसभा के इलेक्शंस में बीजेपी को 282 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 543 और बीजेपी भारी मेजॉरिटी से इस इलेक्शन को जीत जाती है। और जो पार्टी इंडिया में 60 साल से रूल कर रही थी उसे सिर्फ 44 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 543। The NDA has won the election of 2014. The BJP would have won the election. तो आखिर ऐसा कौन था जिसकी वजह से बीजेपी जो पिछले 30 सालों में नहीं कर पाई वो इन 5 सालों में मुमकिन हो गया। बीजेपी और इंडियन पॉलिटिक्स की शक्ल बदलने वाला बस एक ही इंसान था, नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई नॉर्मल बायोग्राफिकल वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट बात करूंगा कि हाउ नरेंद्र मोदी टुक ओवर इंडियन पॉलिटिक्स। साल 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी सीट जीतकर नहीं आती है, जिसकी वजह से इंडिया में पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए। और 2004 से 2014 तक इंडिया में यूपीए गवर्नमेंट ने ही रूल किया था और मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बट गेस व्हाट, यूपीए गवर्नमेंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हेटेड गवर्नमेंट मानी जाती है क्योंकि उन 10 सालों में यूपीए गवर्नमेंट ने काम ही कुछ ऐसे किए थे। यूपीए गवर्नमेंट के अंडर इंडिया में उन 10 सालों में 45 से भी ज़्यादा टेरर अटैक्स हुए थे और इतने सारे टेरर अटैक्स होने के बाद भी राहुल गांधी कुछ ये कहते हैं, It is very difficult to stop every single terrorist attack. The ideas that we have to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something that is impossible to stop all the time. कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और भी कई सारे छोटे बड़े स्कैम्स को मिला दें तो टोटल 30 से भी ज़्यादा स्कैम्स हुए थे 2004 से 2014 के बीच में। और करप्शन केसेस की बात करें तो वो तो इतने ज़्यादा हो चुके थे कि आगे चलकर इंडिया में नए रूल्स इस्टेब्लिश करने पड़े करप्शन को हैंडल करने के लिए। और उन 10 सालों के बीच में इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आप इस चार्ट को देखो, 2004 से 2014 के बीच में इन्फ्लेशन रेट कितनी ज़्यादा दिख रही है और 2010 में तो इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 12% तक पहुँच चुकी थी। और इसलिए यूपीए गवर्नमेंट आज भी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हेटेड गवर्नमेंट मानी जाती है। लेकिन साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा सामने आता है, श्री नरेंद्र मोदी का। और 2014 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी मेजॉरिटी सीट से जीत जाती है। बट आखिर नरेंद्र मोदी ने इंडियन पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पूरी तरीके से बदल कैसे दी, इसे समझने के लिए हमें नरेंद्र मोदी के पास्ट को समझना होगा। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट हो चुका था। जब वो 8 साल के थे तो तभी उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और जब वो बड़े होते तो उनके माइंड में क्लियर था कि उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। लेकिन ईयर 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। इंडिया में कई सारे संगठन और आरएसएस जिसमें मोदी जी थे वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन मोदी जी वहां पर रुकते नहीं है और इमरजेंसी के खिलाफ स्पीचेस देते हैं और आरएसएस को भी कंटिन्यू रखते हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को आरएसएस का रीजनल हेड बना दिया जाता है। बाद में आगे चलकर आरएसएस के लोग मोदी जी को बीजेपी में जाने के लिए प्रमोट करते हैं और ईयर 1987 में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। समय के साथ साथ मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है और उनकी बीजेपी में पोस्ट भी अपग्रेड होती जाती है। ईयर 1995 आता है और गुजरात में इलेक्शंस होता है और बीजेपी को 121 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 182। मींस बीजेपी गुजरात में मेजॉरिटी सीट्स पाकर जीत जाती है और इस जीत के पीछे नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ था। ईयर 1988 में गुजरात में वापस से इलेक्शंस होते हैं और एक बार फिर बीजेपी मेजॉरिटी सीट्स पाकर जीत जाती है और केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम बन जाते हैं। और इस बार भी बीजेपी के जीत के पीछे नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था।
जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। लेकिन 2001 में क्या होता है कि केशुभाई पटेल को कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से सीएम की पोस्ट को छोड़ना पड़ता है और नरेंद्र मोदी उस वक्त तक बीजेपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस बन चुके थे, इसलिए नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया जाता है। In 2001, Modi replaced Keshubhai Patel as the chief minister of the state amid allegations of misgovernance against the late veteran politician. It paved the way for one of the most historic chapters in Indian politics that has seen its share of massive popularity and equal criticism. अब जैसे ही नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं तो वो गुजरात की किस्मत बदल कर रख देते हैं। गुजरात में कई सारी डेवलपमेंट्स होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है और रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है और लोग इन डेवलपमेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और खुश थे कि गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी है। और गुजरात की वजह से नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में बढ़ती जाती है। और उस वक्त एक और स्ट्रैटेजी नरेंद्र मोदी ने फॉलो की थी कि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। 2013 में ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे और इसलिए नरेंद्र मोदी का फेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी को मेन फेस बनाती है और लोगों को विश्वास दिलाती है कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी ही अगले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि वाई मोदी ओनली, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही मेन फेस क्यों बनाया? तो देखो, नरेंद्र मोदी स्टार्टिंग से यही कहते आ रहे कि वो एक चाय वाला है और वो बचपन में चाय बेचा करते थे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ऑल्दो ही वॉज नॉट अ चाय वाला, बल्कि उनके फादर चाय बेचते थे। और इस परसेप्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो अपने स्पीचेस में एक लाइन बहुत बार रिपीट करते थे कि ये लड़ाई एक चाय वाले और एक शहजादे के बीच में है। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। दूसरी चीज थी नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक बहुत ही गरीब परिवार से बताते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग, मिडिल क्लास और बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं वो मोदी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। और अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन इन्हीं 3 टाइप के लोगों से बनती है। मीन्स नरेंद्र मोदी ने इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन को अपनी तरफ मैनिपुलेट कर लिया था। एक और जो रीज़न था वो था नरेंद्र मोदी की सिंपल लाइफस्टाइल। नरेंद्र मोदी ने स्टार्टिंग से एक और परसेप्शन बनाया था कि वो एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं और उनकी लाइफ में ज़्यादा लग्जरीज भी नहीं है और वो एक बहुत ही डिसिप्लिन एंड हार्डवर्किंग आदमी है। और उनके इसी नेचर की वजह से लोगों का भरोसा उनके ऊपर और ज़्यादा मजबूत हो गया। और इन 3 रीजंस की वजह से लोगों को ये लगने लगा कि नरेंद्र मोदी इंडिया में जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम चल रही है उसे अच्छे से समझते हैं और अगर नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो सब लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे और वो इंडिया को और ज़्यादा डेवलप बनाएंगे और इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे। और नरेंद्र मोदी की इसी इमेज की वजह से बीजेपी ने उनका अपना मेन फेस बनाया और नरेंद्र मोदी का ये चेहरा बीजेपी की किस्मत बदल देता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 282 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 543 और मेजॉरिटी सीट जीतकर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है और नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडिया में पिछले 60 साल से रूल कर रही थी, उन्हें सिर्फ 44 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 543 और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री की उनकी सबसे बुरी हार थी। और ये जो कांग्रेस इलेक्शन हारी थी ये उन्हीं की गलती की वजह से हारी थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर ही नहीं था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। यूपीए गवर्नमेंट के अंडर 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने पहले क्लियर कर दिया था कि अगर कांग्रेस ये इलेक्शन जीतती है तो भी वो अगले 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो ये क्लियर ही नहीं था कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। सेकंड ऑप्शन था राहुल गांधी, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी इंडिया में उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे और उनकी इमेज उस तरह से नहीं थी कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बन सके। वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से क्लियर था कि अगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। दूसरा रीजन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इलेक्शन हारने का यूपीए गवर्नमेंट। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि यूपीए गवर्नमेंट के अंडर इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई, टेररिस्ट अटैक्स, स्कैम्स, डेवलपमेंट का क्या हाल था और इन्फ्लेशन रेट कितनी ज़्यादा हो चुकी थी। नाउ पॉइंट इज दैट कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें मेजॉरिटी सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी और लोग यूपीए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेट करते थे। मींस वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेट करने लगे थे और वहीं पर बीजेपी की मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज की वजह से लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इलेक्शन हारने का।
जब भी हम बीजेपी के बारे में सोचते हैं और सुनते हैं तो हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि बीजेपी मतलब हिंदू मुस्लिम, मीन्स बीजेपी ने ही हिंदू और मुस्लिम को दो हिस्सों में बांट दिया है। और जब भी हम मोदी जी की इमेज के बारे में सोचते हैं तो हमें वो एक हिंदू लीडर नजर आते हैं। और यही परसेप्शन पूरे इंडिया में बना हुआ है कि बीजेपी एक हिंदुओं की पार्टी है और मोदी जी हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आखिर ये परसेप्शन बना कैसे? तो हुआ ये था कि साल 2002 में 2000 से भी ज़्यादा कर सेवक यानी कि जो राम भक्त होते हैं, ये सब लोग 27 फरवरी को अयोध्या से अहमदाबाद वापस जाने वाले थे साबरमती ट्रेन से। बट होता क्या है कि जब ट्रेन गोधरा से आगे निकलती है तो ट्रेन में बार बार चेन पुलिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन रुक जाती है। और ट्रेन का जो S5 और S6 डिब्बा था उसके ऊपर से बाहर से कुछ लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम बाद इन दोनों डिब्बों में आग लग जाती है। इसी हाल में इस ट्रेन को गोधरा से अहमदाबाद ले जाया जाता है और उन दोनों डिब्बों में से 59 लाशें निकलती है। और ये जो सारी डेड बॉडीज निकली थी ये सारे के सारे लोग हिंदू थे, जिसकी वजह से हिंदू बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और पूरे अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगे होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो दंगे हुए थे इसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और मोस्टली जो लोग मरे थे वो मुस्लिम थे। अब वहाँ से क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गए कि गवर्नमेंट उस वक्त कर क्या रही थी, गवर्नमेंट ने इन दंगों को रोका क्यों नहीं। और जिस वक्त ये दंगे चल रहे थे उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी पर भी कई सारे सवाल उठाए गए और बाद में आगे चलकर ये बात फैल गई कि ये सारे दंगे नरेंद्र मोदी ने ही करवाए थे, क्योंकि इन दंगों में मुस्लिम लोग ज्यादा मरे थे। इसलिए ये मिथ फैल गया कि मोदी जी हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और नरेंद्र मोदी एक हिंदू लीडर है। और तब से लेकर आज तक यही परसेप्शन चलता आ रहा है कि मोदी जी एक हिंदू लीडर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो था इस चैनल पर पॉलिटिक्स को लेकर, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलता हूँ मैं आपको इस सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और आपके समय के लिए शुक्रिया।